बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। सिंधु मैडम, एक बात तो है, पूरी दुनिया घूम चुके हो, इतना नाम कमा चुके हो इतनी छोटी सी उम्र में, पर पैसे बचाना भी तो जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए। इतना ट्रैवल करते हुए टाइम कहाँ मिलता होगा ना आपको सेविंग्स के लिए? अरे मेरा सेविंग्स वर्ल्ड तो यही है, बॉब वर्ल्ड। जॉइन अ वर्ल्ड जो रहे आपकी दुनिया में। बॉब वर्ल्ड, जो दे अनलिमिटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स। डाउनलोड नाउ और लॉग ऑन टू bobworld.com। अब सेविंग्स करना भी इतना आसान। योर वर्ल्ड इज माई वर्ल्ड नाउ। बॉब वर्ल्ड, वी लिव इन योर वर्ल्ड। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ एक्टर, डांसर और सिंगर मोनाली ठाकुर। और यहाँ हम अपने देखने वालों को बता दें कि हाल के वर्षों में आए हुए हिंदी गानों में जो मेरा एक पसंदीदा गाना संवार लूँ है, उसके म्यूज़िक कंपोज़र से हम पिछले वर्षों में बात कर चुके, उसके लिरिसिस्ट से बात कर चुके, और आज ये साइकिल एक तरह से पूरा होगा जब हम मोनाली से ये बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मोनाली। थैंक यू इरफान जी, थैंक यू वेरी मच। संवार लूँ मेरा पसंदीदा जानी मानी सिंगर, एक्टर और डांसर मोनाली ठाकुर। मोनाली ठाकुर की पैदाइश 3 नवंबर 1985 को कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय संगीत परिवार में हुई। पिता और बहन दोनों प्रोफेशनल सिंगर्स थे, जिनसे मोनाली ठाकुर को संगीत की आरंभिक शिक्षा मिली। मोनाली बहुत कम उम्र में ही स्कूली और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगिंग और डांसिंग में भी नाम कमाने लगी थी। आगे चलकर हालात कुछ ऐसे बने कि अपने कॉलेज के दूसरे साल में ही मोनाली ठाकुर परिवार की आर्थिक मुश्किलों का हल ढूंढने मुंबई आ गई। मौका था सन 2006 में हुए रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल 2 का, जिसमें मोनाली ठाकुर 9वें स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के बावजूद मुंबई में मोनाली ठाकुर के शुरुआती वर्ष काफी संघर्षमय रहे। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग का पहला मौका उन्हें 2008 की फिल्म रेस में मिला, जिसमें मोनाली ठाकुर के गीत जरा जरा टच मी के लिए उन्हें अप्सरा अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। 2014 की फिल्म लुटेरा के गीत संवार लूं के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। 2016 में आई फिल्म दम लगा के हाइशा के गीत मोह मोह के धागे के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया। 2014 की सोशल इशू बेस्ड फिल्म लक्ष्मी में मोनाली ठाकुर ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। हालांकि फिल्म कामयाब नहीं हुई, मगर मोनाली ठाकुर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉशिंगटन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये हिंदी सिनेमा के किसी भी सिंगर के लिए इस किस्म की पहली उपलब्धि थी। हम लोग तेरे को टीवी पे देखते ना, हीरोइन ही बन गई रे तू। सच्ची। टीवी पे आने से पहले जरा पाउडर लिपस्टिक लगा ले। कोरट में बहुत रोना आता है दीदी, ये सब खराब हो जाएगा मेकअप। तो क्या कर, टीवी के इंटरव्यू जो है सो कोरट के अंदर जाने से पहले ही कर ले। ठीक, मेरे को मालूम है ये सब। मोनाली ठाकुर खुद को सिर्फ एक गायिका न समझकर एक आर्टिस्ट कहना ज्यादा पसंद करती हैं। सिंगर, म्यूजिशियन और एक्टर होने के अलावा मोनाली ठाकुर एक ट्रेंड डांसर भी हैं। मोनाली को देश विदेश की यात्राएं करने का शौक है, और उनका मानना है कि हम बतौर इंसान जितने अनुभवी होते जाते हैं, हमारे अंदर का कलाकार उतना ही निखर कर सामने आता है। ये तो हम जानते हैं कि शायद आप कलकत्ता में पैदा हुई, और आपके घर में गाने का और आर्ट कल्चर का एक माहौल, न सिर्फ आपके पिता, आपकी बहन, और एक माहौल ही वैसा था। लेकिन अगर आप अपने बचपन पर नज़र डालें तो ऐसा कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता कि जब वो माहौल आपको घर से मिलता है, उसके खिलाफ भी तो कोई चला जाता है कि नहीं, सब लोग गा रहे हैं, हम नहीं गाएंगे। आपका क्या एहसास था? मेरा एहसास एक्चुअली, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं, हमेशा यही था कि मैं गाना गाऊंगी या फिर नाचूंगी या फिर एक्टिंग करूंगी। और एक्टिंग का शौक बाद में आया, एक्चुअली सबसे पहले गाना गाने का ही आया, इसलिए शायद मैंने करियर भी चालू किया था म्यूजिशियन, एटलीस्ट हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। बट कभी ऐसे रिबेल बनने का कोई दिमाग में ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि नेचुरली हुआ। क्योंकि रिबेल अब तब बनते हो शायद जब आपको कोई प्रेशराइज करे कुछ करने के लिए। मेरे फैमिली में कभी उन्होंने प्रेशराइज ही नहीं किया, सो आई फॉलोड जो मेरे दिल ने कहा, और दिल ने यही कहा कि
कभी ज़िंदगी में 9 to 5 जॉब नहीं करना है, आर्टिस्ट ही बनना है, परफॉर्मर बनना है, और वही। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें हैं। मेरी दीदी है जो मुझसे काफ़ी बड़ी है उम्र में, एंड या इट्स शी इज़ लाइक अनदर मदर फॉर मी। और आपने पढ़ाई क्या की? मैं तो अपने आप को अनपढ़ गवार मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ जी जी। एक्चुअली, बट मैंने यूनिवर्सिटी साइंस की स्टूडेंट थी। फिर हमारे जो प्रिंसिपल थे जेवियर्स कॉलेज में, उन्होंने बोला कि मोनाली तुम नहीं कर सकती हो अभी। फिज़िक्स ऑनर्स लिया था मैंने शौक से। मेरे पिताजी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं कर सकते, यू सिंग सो वेल, तुम इतना टाइम दे ही नहीं पाओगी। मैंने कहा नहीं सर, आई कैन डू इट, एंड आई ट्राइड फॉर 4 months। फिर उधर प्रैक्टिकल्स ने इतना टाइम ले लिया कि समझ में आ गया कि ऑफ कोर्स हमारे प्रिंसिपल ठीक कह रहे थे, एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस थे। तो मुझे बाद में सर झुका के बोला, सर अभी क्या करूँ, फिजिक्स करूँगी तो मैं क्लासिकल तो नहीं सीख पा रही हूँ, उधर भी मुझे 12 घंटा रियाज करना, इधर भी 12 घंटा प्रैक्टिकल्स में देने, 24 घंटे ख़त्म, तो दिन में सोऊँ कब, खाऊँ कब। तो इसलिए फिर इंग्लिश ऑनर्स लिया। या दैट्स। तो अगर आप सिंगिंग की अर्ली मेमोरीज याद करें तो आपके लिए तो वैसी कोई अटपटी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपने गाया होगा तो हमेशा अच्छा ही गाया होगा, जब भले बचपन में छुटपन में ही गाया हो। लेकिन अगर आपको याद करना हो कि बहुत छुटपन में, बहुत शुरुआती ऐसा कोई मौका जिसमें आपने गाया और बहुत तारीफ़ें मिली, जिससे आपका मन भी बढ़ा। एक्चुअली हाँ, एक बहुत ही मैं बोलूँगी इम्पोर्टेंट टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि तब मैं जब बचपन में गाती थी, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी गाना गाते थे। आई जस्ट लॉस्ट हिम रिसेंटली। मेरे मॉम भी गाना गाते, पूरे फैमिली में सभी गाना गाते और एक्टिंग भी करते, सब कुछ करते बेसिकली। तो सीखने का मैं ऐसे ही नेचुरली सीख रही थी, तो लेकिन कभी सीरियस तालीम नहीं लिया, क्योंकि द एंटायर फोकस वाज मेरे एल्डर सिस्टर के ऊपर, क्योंकि तब वो बड़ी हो रही थी। बट मैंने ऐसे ही मेरे पिताजी इंडस्ट्री में थे, बंगाल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर उनके दोस्तों ने बोला कि एक सीरियल हो रहा है, एक गाना गवाना है, आपकी बेटी से गवा सकते हैं क्या, ऐसे ही। हाँ, तो नेपोटिज्म नहीं, बट ऐसे ही, क्योंकि मैं गाना गाती हूँ, वो लोग जानते थे। तो वो मैंने गाया था, वो एक टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग था, और वो कीर्तन था। कीर्तन मैंने कभी सीखा नहीं, बट उसके लिए फिर भी थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है कीर्तन, अगर हार्डकोर कीर्तन हो तो गाने के लिए। और वो मैंने गाया था, और उधर एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें मेरे पहले गुरुजी पंडित अजय चक्रवर्ती जी, वो भी नॉमिनेटेड थे, और मैं भी फीमेल कैटेगरी में टाइटल सॉन्ग के लिए नॉमिनेटेड थी, और मुझे वो अवार्ड मिल गया। और मेरे गुरुजी ने, पहले गुरुजी ने, वहाँ पर अवार्ड फंक्शन में मेरे आवाज़ को उन्होंने सुना। तो फिर उन्होंने खुद अप्रोच करके बोला कि मैं सिखाना चाहता हूँ, एंड दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। तब भी पहली बार प्रॉपर तालीम क्लासिकल म्यूज़िक का चालू हुआ। सो येस, दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरीज आई रिमेंबर, जो मेरे ज़िंदगी में ख़ास था, टू स्टार्ट माई एजुकेशन इन म्यूज़िक। तो जिस कीर्तन की बात आपने की, मेरा ख्याल है कि वो जो कालीघाट कीर्तन की जो परंपरा बंगाल में है, उसकी कुछ साउंड उसका होगा मेरा ख्याल है। आप कुछ हमें गाकर बताइए। अरे बाप रे, ये कितने सालों पहले गाया था। गाने का नाम था शौखा है मुरलीते तब হৃদয়ের কথা ভেসে আসে বুঝি পবনে, মম আখি তারা খুঁজিয়া বেড়ায় মূরতি তব গগনে সখা হে। बहुत सालों बाद गाया मैंने। आई होप के लिरिक्स सही गाए हैं मैंने। या ये बंगाली कीर्तन था। और ये रामकृष्ण परमहंस, उनके ऊपर ये सीरियल था, उसी का टाइटल सॉन्ग था। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपका कोई एल्बम भी शायद आया, बहुत छुटपन में ही किसी एल्बम के लिए आपने गाया, ऐसा कुछ हुआ? इससे पहले आया था। इससे पहले? हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं आई थिंक 4 या 5 साल की थी मैं, और तभी एक बच्चों के राइम्स ही होते थे, उसको हम बंगाली में छोड़ा कहते हैं, तो वो मैंने गाया था HMV
लेवल लेबल के लिए, सॉरी। और हाँ, वो अभी भी याद है मुझे थोड़ा सा ग्लिम्पसेस याद है। बहुत बड़ा उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और उधर हमने गाया था। हाँ। तो ये सब करते हुए आपका कितना समय कलकत्ता में ही गुजरा? मैं एक्चुअली, आसान होगा मेरे लिए बोलना कि मैं कब मुंबई आई। मैं जब सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, तब मैं मुंबई आई। क्यों? उसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि एक तो हम फैमिली वी वो बैंकरप्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है ना कि हम सब मिडिल क्लास के लोग उस टाइम पे प्लान नहीं करते हैं थे, तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू गो बैंकरप्ट। और हम बहुत ही फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, तो किसी को तो कुछ करना है। और फिर आई ऑलवेज़ वांटेड टू, मेरा सपना ही था कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की तरह, मेरा भी सपना था कि मैं मुंबई आऊँ और फिर गाना गाऊँ और लोग मेरा गाना सुने। तो तब इसलिए आई थिंक उस टाइम पे एक रियलिटी शो हो रहा था जो बहुत पॉपुलर हो गया। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज़ जिसमें लाइव वोटिंग था। एंड तो एनीवे सब ने सजेस्ट किया कि जाओ, शायद यू कैन विन इट एंड ऑल। बट तब मुझे पता नहीं था कि मुझ में बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट था। तो एनी विच वे आई केम। दैट्स हाउ सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में इस रियलिटी शो में सब ने बोला, लिटरली धक्का मार के भेज दिया, तो मैं आई। क्योंकि हम लोग डेस्परेट थे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो समहाउ करियर को स्टार्ट करना था और वो मुंबई से ही चालू करना था। सो दैट्स व्हाई। तो क्या बंगाल में रहते हुए इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम थी कि आप अपने गाने के ज़रिए अपना एक तरह कहिए कि अपनी लाइफ को स्टेबल और सस्टेन कर पाएँ? मैं क्लियर थी कि मैं एंटायर नेशन के लिए गाना चाहती हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं ग्लोबली भी करूँ। तो बचपन से ये मेरे दिमाग में था। और हम एक्चुअली ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश में द मेन म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ आर फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री, और उस टाइम पे तो और भी प्रिडोमिनेंटली सो। तो इसलिए अगर मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है तो फिर सिर्फ एक लैंग्वेज में गा के फ़ायदा नहीं। जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा रीच आउट करे वो हिंदी है। तो मैं आई न्यू कि मुझे अपना ऑडियंस बेस बनाने के लिए आई शुड ऑल्सो रीच आउट टू नेशनल, दैट इज़ आवर फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो इसीलिए। ठीक है। तो तब तक वहाँ कलकत्ता में रहते हुए आपको मुंबई या जो मेन स्ट्रीम म्यूज़िक सीन है उसमें कौन लोग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे? एक तरह से कहिए कि इंसान एक आइडियलाइज भी करता है कि उसको कॉम्पीट करना है, वैसा गा देना है। ऐसे कौन लोग थे जो यहाँ पर पहले से थे? और आप विश्वास नहीं करोगे शायद, बट मैं ना कभी जब म्यूज़िक या कोई भी क्राफ्ट आता है ना, तो मैं कभी कंपटीशन सोच ही नहीं सकती हूँ। आई गेट इंस्पायर्ड, येस, बट मैं अगर मैं सोचूंगी कम्पीट करना है तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। मुझ में वो डर आ जाता है, जो मेरे वो रियलिटी शो में भी हुआ था, अभी भी होता है। तो मुझे वो कंपैरिजन वो पसंद नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट, एंड आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और जैसे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बड़ी होती गई और आई स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ थिंग्स, आई ऑल्सो रियलाइज के आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ समथिंग जो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो मैं कभी वैसे सोचा ही नहीं कि मुझे इनके तरह इनके साथ कंपटीशन करना है। आई ऑलवेज लुक अप टू पीपल हु आर फैंटास्टिक परफॉर्मर्स। मतलब मैं सच्ची में मैं ऑडियंस हूँ, मैं बहुत बड़ी ऑडियंस हूँ बिफोर एनीथिंग लाइक लिसनर। तो बट आई कैन से कि मैं हु आई लुक्ड अप टू उस टाइम पे जो डोमिनेंट थे, सुनिधि, शी इज स्टिल probably one of my favorite. अगर most loved one नहीं है तो favorite तो है, one of the favorites. Shreya is fantastic and she was doing so well at that point, even now. But आशा जी, लता जी हमेशा के लिए, मतलब अगर हम हिंदी फिल्म म्यूज़िक के बारे में सोचे, so of course they are legends. और बाकी सारे बहुत ही थे जो पुराने थे, but उस टाइम पे आई ऑलवेज मेरा इंक्लिनेशन हमेशा मेल सिंगर्स के तरफ ज़्यादा हुआ, बिकॉज आई लाइक देयर स्टाइल ऑफ सिंगिंग मोर, बिकॉज आई लाइक फुल थ्रोटेड सिंगिंग, जो उतना उस टाइम पे भी हमारे देश में उतना प्रिडोमिनेंट अगेन नहीं था। तो मुझे वो पसंद है। और दैट ऑल्सो इज़ बिकॉज मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत पसंद है। और इसलिए के आई लव्ड सोनू जी, दे वर फैंटास्टिक। बहुत सारे नाम हैं, बट अभी दिमाग में वही
आ रहा है, रूपकुमार राठौड़ जी, बहुत सारे नाम हैं, ऋचा शर्मा जी, यस मैनी। नहीं, आपने फुल थ्रोटेड की बात कह के मेरे मन की बात कुछ कही है, उस पर आगे बात करूँगा। लेकिन ये बताइए कि तैयारी के ज़मानों में, जैसे कि आपने कहा कि अजय चक्रवर्ती जी ने आपको सिखाया भी, अगर घरानेदारी की म्यूज़िक की बात करें तो उसमें बहुत एक प्रोटेक्टेड अप्रोच रहता है कि आपके ऊपर ज़्यादा उस घराने से अलग के घरानों का असर ना हो, आप उस घराने के डिसिप्लिन में अगर क्लासिकल में जाएं तो। लेकिन अभी तो हम लोगों का, ख़ासतौर पे आपका जो काम है वो तो अप्लाइड जैसा है, मतलब आप बहुत क्लासिकल में ही ड्वेल नहीं कर सकती, आपको इधर उधर लाइट क्लासिकल, एमैल्गमेशन, दुनिया भर के म्यूज़िक के इन्फ्लुएंसेस। हाँ, तो आपके जो कानों पर जो आपके सिंगिंग को शेप अप कर रहा होगा, वो किस तरह का म्यूज़िक शुरू से, और वो आज भी कर रहा होगा? नहीं, वो इट कीप्स चेंजिंग। एक्चुअली फेजेस होते हैं ना लाइफ में, कभी आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो। वैसे ही आई थिंक मेरा भी इन्फ्लुएंस जो होता है ना म्यूज़िक का, वो इट कीप्स चेंजिंग, क्योंकि ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। और बिफोर आई फॉरगेट, नॉट जस्ट पंडित अजय चक्रवर्ती जी बट माई मेन गुरु जी हैज़ बीन पंडित जगदीश प्रसाद जी, लेट। जब मैंने उनके उधर शिफ्ट किया तो मेरा तालीम भी चेंज हो गया। सो बचपन से एक्चुअली मुझे याद है मेरा पहला इंटरनेशनल एल्बम सिलीन डियोन, उनका मेरे सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो हमारा एक वो शार्प का डेक होता था, उसमें कैसेट से। आई रिमेंबर मैं कितनी ऑब्सेस्ड थी। तो मैं क्लासिकल तो सीखती थी, यस, बट साथ में मैं हर तरीके की चीज़ें गाती भी थी, क्योंकि मैं एज अ डांसर आई वुड लिसन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। और अभी भी वो चलता है कि जब भी, अभी तो इतने सारे वैरायटी ऑफ साउंड्स, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। सो आई लव द फैक्ट, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग एज एन आर्टिस्ट, के कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, आप तो एक लाइफ में एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। सो मैं गिन चुन के एक दो नाम नहीं ले सकती हूँ, बट आई थिंक एवरी सिंगल जॉनर ऑफ म्यूज़िक, और अभी तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइस एंड साउंड, मैं हर वक्त इंस्पायर्ड होती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। और आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लासिकली नहीं फॉलो करें, जैसे आपने बोला खिचड़ी बोल रहे हैं, तो उसके लिए जितना आप ज्ञान लो अच्छा है वो। तो फिर अगर शुरुआती एक्सपीरियंस, अगर आप मुंबई में आकर गाने के सोचें कि जिन लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करने के लिए शुरू में पहुंची, उनके साथ एक होता है एक स्ट्रेंजर का जो एक फियर होता है, वो एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि तब तो बहुत आप शुरू ही कर रही थी और आप अपने साथ बहुत सारे ख्वाब और ये सब लेके आई थी, तो अगर शुरुआती ये इंटरेक्शंस याद करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे इंटरेक्शंस, काफ़ी अच्छे भी थे, मिक्स्ड थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेल नहीं पाई, मिक्स्ड थे। आई थिंक सबके लाइफ में ही होता है, बट आई विल टॉक अबाउट द काइंड पीपल। मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिनसे मैं मिली वाज प्रीतम दा। और प्रीतम दा ने, मुझे याद है क्योंकि तब प्रीतम दा के गाने भी वैसे थे कि मैंने सोचा चलो एक इंग्लिश गाना गाती, तो मैंने गाया था। तो ही वॉज सो, ही एनकरेज्ड मी, सो आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। फिर और उन्होंने कोशिश भी किया टू पुट मी इन सम प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ। फिर बहुत, आई डोंट नो कितने, सबसे ही तो मिलने की मैंने कोशिश किया था, सबसे, मतलब हाँ, काफ़ी सारे लोगों से। और आई रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा मैंने सीखा जब आई वॉज इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, प्रीतम दा के थ्रू काफ़ी वो मिला मुझे कि मैं सुनूं कि कैसे के वॉज रिकॉर्डिंग एंड ऑल दीज गाइज। सो इट्स, फिर अनु जी, ही ऑल्सो ट्राई टू गिव मी अ ब्रेक इन द बिगिनिंग, वो आफ्टर रियलिटी शो के बाद। अभी मैं सोच रही हूँ, जिसने पूछा इतने सालों, उस पर अभी और सोचती रहिएगा। लेकिन हमको फिर ये बताइए कि आपने कह तो दिया बड़ी आसानी से कि प्रीतम जी से मिले, फिर अनु जी से मिले, लेकिन ये मिलना भी तो कितने हर्डल से होकर होता है। क्योंकि मुझे स्नेहा खानवलकर ने कहा कि फिर वो एक म्यूज़िक, वो जो डायरेक्टरी होती है, उसमें बैठ करके उन्होंने रैंडमली फ़ोन लगाने, क्योंकि अब कोई आदमी मतलब गाने के लिए यहाँ आया, तो कैसे राइट पर्सन तक पहुँचे? डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली। अभी मैं सोचने में याद नहीं आ रहा है, बट
आई थिंक इनिशियली टू इवन फ़ोन नंबर मिलना भी बहुत डिफिकल्ट बहुत होता है ना। डिफिकल्ट, हाँ। तो वो तो एक तो सब डायरी में जो हमारा वो बुक होता है उसमें तो सब सही नंबर देते हैं होते नहीं, नहीं, हाँ। बट समहाउ बोलते हैं ना, तब आई वाज यंगर ऑल्सो, तो बहुत एनर्जी होता था, कहीं ना कहीं से कैसे भी वो फोकस्ड रह के कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकाल के गॉट इन टच। एक मेरे लिए जो फ़ायदा हुआ, आई थिंक बिकॉज आई थिंक प्रीतम दा वाज बंगाली एंड इज़ बंगाली, एंड उनको वो मेरे पिताजी को जानते थे, तो शायद वो रेफरेंस की वजह से उनको एटलीस्ट वो तसल्ली था कि हाँ म्यूजिशियन ही होगी। ऐसे ही फालतू में फ़ोन नहीं किया। वो अनु जी के लिए भी आई थिंक इट वर्कड। फिर बट स्टिल उन कॉन्टैक्ट्स एक कहाँ से कॉन्टैक्ट्स आते थे, मतलब अभी अगर सोचूं तो कोई म्यूजिशियन दादा से भी आया होगा, किसी पता नहीं ऐसे। मुंबई में वही एक आई फाइंड इट वेरी इट्स अमेजिंग कि अगर आप चाहो तो आप एक दिन में कितना कुछ अचीव कर सकते हो। तो वही एट द राइट टाइम आई थिंक राइट कॉन्टैक्ट्स, राइट फ्रेंड्स बने। या वैसे तो एक टर्म चलता है कि बड़ा स्ट्रगल की जो बात होती है, हालांकि हम सब लोग जानते हैं वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको अलग से क्या कहना। हाँ। और सबकी ज़िंदगी में वो शामिल है। हाँ। लेकिन वो शुरुआती दिन ऐसे होते हैं जहाँ एक हार जीत का फैसला हो जाता है। अगर आप हार गए वो जो कठिन रास्ता है उससे, तो आप वापस भी चले जाते हैं या कुछ ट्रेड ही बदल देते हैं। आपके केस में क्या है? ऐसे मतलब काफ़ी वो स्टेप वाइज वो सब कुछ मिलता चला गया आपको? नहीं, वैसे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं मिला, क्योंकि जो भी मिला फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, आई लर्नड। सो आज जो मैं एक इंसान, जैसे मैं जो इंसान हूँ आज मैं, इट्स बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। उसी से तो सीख मिली है। बट यस, हर्डल्स तो आते हैं, मैं खुश हूँ कि हर्डल्स आए, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो मैं शायद कदर नहीं करती बहुत सारी चीज़ों की। सो वो सीख बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग। बट शुरुआत में आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए, हम लोग के लिए, मेरी फैमिली और हमारे लिए था कि वी डिडंट नो कि अगले दिन खाएंगे क्या। और क्योंकि कभी ऐसा प्रॉब्लम लाइफ में आया नहीं, बाबा ने ऑलवेज टुक केयर ऑफ अस, यू नो। सो बट क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे तो वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप गरीबी से कंटिन्यू करो, तो आपको पता है कि वही कैसा होता है वो लाइफ, बट सडनली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई थिंक द सेकेंड थिंग वॉज, आई थिंक सारी लड़कियाँ बोलेंगी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स। और लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू बी। एक लड़की हो के कोई भी इंडस्ट्री में एक्चुअली कोई भी कुछ करना इज़ नॉट सो ईजी। सो ये रेगुलर स्टोरीज कुछ अलग नहीं होगा शायद, बट है। अच्छा, तो अभी तो हम आपकी गायकी के बारे में ही ज़्यादातर बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आपका जो एक्टिंग का एक एरिया है और फिर आपका डांस का है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप हो सकता है इस बातचीत में आगे बताएं कि और आपकी शौक़ की चीज़ें क्या है। मसलन हो सकता है घूमना टहलना आपको पसंद हो, पढ़ना पसंद हो, या फिर फिल्में देखना पसंद हो। तो लेकिन अभी आपकी एक्टिंग के बारे में पूछते हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि एक्टिंग और सिंगिंग में अगर दोनों को आमने सामने रख दें तो कौन सा ज़्यादा आपको, किस चीज़ से ज़्यादा प्यार है, और जो आपके अर्ली एक्टिंग एनकाउंटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस क्या हैं? देखिए, मैं चूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक क्रिएटिव पर्सन हूँ या फिर एक परफॉर्मर हूँ, तो एक्सप्रेशन इज़ आवर टूल, राइट। और मैं आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सिर्फ अपने आवाज़ से नहीं, बट मैं अपनी इंटायर फिज़िकल बीइंग से आई कैन, वेदर वो एज एन एक्टर, वेदर एज अ म्यूजिशियन और वेदर एज अ डांसर। तो मैं कोई एक चीज़ तो चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तीनों ही कंबाइंड है। मैं जब गाना गाती हूँ तो मेरे अंदर की जो एक्टर है दैट ऑल्सो इज़ देयर, क्योंकि मैं एक्सप्रेशंस दे रही हूँ जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट एज अ डांसर ऑल्सो, मी बीइंग अ डांसर फिजिकली, जब हम गाना गाते हैं इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट योर बॉडी पोस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ प्रॉपर, क्योंकि हम हर एक मॉलिक्यूल से गाना गाते हैं जब गाना भी गाते हैं, एटलीस्ट मैं करती हूँ वो। फिर जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ, माई वोकल्स आर नीडेड, मेरे वोकल डायनामिक्स चाहिए, सो वो हेल्प करता है। और एज अ डांसर सो इट्स ऑल थ्री ऑफ देम मिक्सड है, तो मैं कोई एक चूज़ कर नहीं सकती हूँ।
और मेरे अर्ली डेज एक्टिंग के वो तो कमाल के थे। मैं गाना ही गा रही थी और तब मेरे स्कूल के बीच में, स्कूल और कॉलेज के बीच में टाइम था। उस साल देयर वाज एक लंबा गैप था। तब मेरे पिताजी के दोस्त या फिर या इंडस्ट्री के कॉलीग, वो लोग एक सीरियल बना रहे थे जो इंदुबाला देवी के ऊपर था। तो इंदुबाला देवी हमारे वन ऑफ द फर्स्ट, प्रॉबेबली शी इज़ द फर्स्ट क्या बोलूँ, मतलब म्यूजिशियन जो रेड लाइट एरिया से निकल के उन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया था। तो उनके ऊपर था ये सीरियल। तो उनको चाहिए था कि कोई जो लाइव ठुमरी भी गा दे, हाँ, और एक्टिंग भी कर ले। तो मुझे याद है मेरा पहला ऑडिशन तब हुआ था, मैंने बस क्लास 12 से निकली ही थी, सॉरी क्लास 11 या 12 बिगिनिंग में थी, सॉरी, हाँ तब। और मैं इतनी वाहियात, मैंने कोई आइडिया नहीं कि लाइट क्या, किधर खड़ा होना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। बट दैट वाज माय फर्स्ट लेसन एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने एक्टिंग स्कूल तो ज्वाइन नहीं किया था। और वो सीरियल समहाउ सिलेक्टेड हो गई मैं, कैसे पता नहीं आज तक। बट उस सीरियल में मैंने इतना कुछ सीखा, क्योंकि क्या होता है कि एक रीजनल टेलीविज़न सीरीज़, उनमें उतने फैसिलिटीज़ नहीं होते, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा केयरफुली सीन्स करने होते हैं। और तब तो और भी ज़्यादा, अभी तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, तब तो नहीं, उतना नहीं था। सो उस टाइम पे आई रियली लर्नड अ लॉट अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। फिर आई रियलाइज दैट आई एम मेंट टू डू दैट, बट फिर भी मैंने मुंबई में वो कोशिश नहीं किया, नहीं, बिकॉज आई वॉज क्लियर। ये मेरा ज़ोडिएक साइन है, स्कॉर्पियो। ये होता है, मैं अगर म्यूज़िक में फोकस थी तो वो ही करना है। बट आई थिंक वो कीड़ा कभी गया नहीं, और समहाउ इट केम बैक टू मी इन अ वे। सो मेरा पहला एक्सपीरियंस वो सीरियल था। उसके बाद मैंने एक बंगाली फिल्म भी की थी, जस्ट ऐसे टाइम पास, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं। बट वहाँ पर मैंने बहुत सीखा। ये जो 2 चीज़ें मैंने उधर किया था ना, तो देन आई रियलाइज दैट या आई हैव टू लर्न मोर, एंड बट आई हैव लर्नड इनफ टू कॉल माई सेल्फ एन एक्टर। यस। और फिर डांस के बारे में, शायद आपने भरतनाट्यम भी सीखा है या नहीं, लेकिन आपने लैटिन अमेरिकन डांस सालसा तो आप करती ही हैं। बात इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपका विकिपीडिया पेज है उसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी जो कई बार हमारे इस इंटरव्यू से, जो मैंने पहले किए हैं, विकी पेज भी करेक्ट कर लिए जाते हैं क्योंकि वो आपके मुंह से सुने जा रहे हैं। तो ये भी मौका है कि आप चाहें तो अगर वहाँ कोई फैक्ट गलत है तो यहाँ आप हमसे शेयर कर सकती हैं। तो अभी हमको डांस के बारे में बताइए। हाँ, मैंने भरतनाट्यम सीखा था, मैंने मणिपुरी भी सीखा है, वो स्कूल में। मैं एक बहुत ही वंडरफुल स्कूल आई वाज पार्ट ऑफ, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, जहाँ पर बहुत ये सब कल्चरल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और मैंने जितने डांस फॉर्म्स या जो भी सीख सकती थी मैंने सीख लिया उधर। बट यस, भरतनाट्यम आई डिड लर्न। और फिर लैटिन अमेरिकन बाद में आया, उससे पहले आई डिड हिप हॉप और बॉलीवुड डांस तो हम लोग का होता ही है। सो डांस का शौक, एक्चुअली सबसे पहला शौक मेरा डांस का था। एंड देन जब मैं मुंबई आई तब, क्योंकि सो लैटिन अमेरिकन हैपेंड इज बिकॉज मेरे कोई उतने दोस्त नहीं थे मुंबई में। एंड देन सडनली इस डांस फॉर्म के थ्रू आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और कभी पार्टनर डांसिंग नहीं किया, इससे पहले सिर्फ सोलो डांसिंग, लाइक एनीथिंग आई विल डू सिंगल डांस। पार्टनर डांसिंग जब करना चालू किया थ्रू लैटिन अमेरिकन, आई स्टार्टेड एंजॉइंग सो मच बिकॉज इट्स लाइक इंटरेक्शन बिटवीन 2 परफॉर्मर्स। सो येस, आई लर्नड ऑल दीज डांस फॉर्म्स। आई डोंट नो विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है, बट अगर है तो सही है। तो इस तरह से अगर देखें तो एक्टिंग और डांस अभी आपके लिए साथ साथ चलने की चीज़ तो है, लेकिन प्राइमरली आप सिंगिंग पर ही फोकस रखे हुए। नो, ऑल्सो एज एन एक्टर, यस, आई हैव डिसाइडेड कि मैं परस्यू करूँगी एक्टिंग प्रॉपरली, जो मैंने पहले नहीं किया था। मूवीज़ आए थे तो मैंने किए थे, लेकिन कभी खुद से कोशिश नहीं किया था। बट येस, आई वुड लव टू गेट बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज एन एक्टर। गुड। तो अभी यहाँ मौका है कि आप हमारे लिए कुछ गाकर सुनाइए। आप बोल दीजिए क्या गाना। खासतौर पर जब आपकी ये शुरुआती मुलाकातें अनु मलिक जी से या प्रीतम जी से हुई, तो क्या आप उन्हें गा के सुना रही थी जिससे बड़ा उनके ऊपर आप रौब गालिब कर पा रही थी? अरे बाप रे, आप ऐसे गाने बोल रहे हैं ना जो बहुत पहले गाया मैंने, अभी मैं सोच के गाना पड़ेगा। तो फिर आप अपने से चुनिए और गाइए। आप मैं
अनु जी का कंपोज किया हुआ जो सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेलोडीज जो आई गॉट इन माय करियर, मोमो के धागे ही गा देती जी। ये लाइंस वरुण के मेरे फेवरेट है। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। है हाँ, और एक बार गाऊं? जरूर। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, है तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। इतनी बात करने के बाद गा रहा हूं। तो ये बताइए मोनाली के, जब आप ये सोचती हैं कि अब 100 से ज़्यादा वर्षों की जो हम लोगों के यहाँ फिल्म म्यूज़िक की जो यात्रा है, आप उसी कारवां का एक हिस्सा हैं। जब आप ये सोचती हैं, आपने तो कुछ वेटरन्स के नाम भी लिए, लता जी का, आशा जी का, हालांकि और पीछे जाएं तो और भी वेटरन्स मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर आरसी बड़ाल के म्यूज़िक में जाकर सुने तो वहाँ और भी बड़े बड़े वेटरन्स न्यू थिएटर्स के ज़माने में मिलते हैं। वो सब ध्वनियाँ आपके सफ़र का हिस्सा हैं। तो जब आप ये सोचती हैं कि आप उसी का हिस्सा आगे बन रही हैं, तो कैसा आपको लगता है? आपने अगर ऐसे बोला अभी, तो अभी मुझे लग रहा है, ओ माय गॉड, है कि नहीं? वैसे है कि नहीं? ऑफ कोर्स, मतलब मैं मॉलिक्यूल भी नहीं हूँ जी। हाँ, भंडार है टैलेंट का, और यही है ज़िंदगी। वो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका काम रह जाता है। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला, सिर्फ एक ही दो नाम लिए मैंने, कितने हैं फॉर मी, सलिल चौधरी जी, आर डी बर्मन जी, एस डी बर्मन जी, हेमंत मुखोपाध्याय, कितने सारे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, उन सब, मतलब आई डोंट नो, उन सब के कामों के थ्रू दे आर लेजेंड्स एंड दे आर लिविंग। और मैं अगर ऐसे सोचूंगी कि उसी जर्नी में मैं एक हिस्सा हूँ, तो आई विल फील दैट मैंने अचीव करनी है लाइफ में सब कुछ, यू नो, देन दिस इज़ द हैप्पीएस्ट लाइफ आई कैन गेट। बट आई एम हम्बल्ड, और मैं एक बहुत ही सिंपल इंसान हूँ जो गाना पसंद करते हैं, जो सीखना पसंद करते हैं। तो या आई कांट थिंक इट्स सो सीरियसली, बट जैसे आपने बोला, इट साउंड्स अमेजिंग। अच्छा, फिर आप अक्सर सलिल दा का नाम लेती हैं, और हम सब लोग सलिल दा को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका म्यूज़िक और उनकी पोएट्री जो उन्होंने लिखा भी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ना सिर्फ हिंदी में, बांग्ला से लेके उधर मलयालम और अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी उनका बहुत काम है। सलिल दा का आपको क्या चीज़ उनका सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? हिज कॉम्पोजिशंस, मतलब माय गुडनेस, एक वो जो सलिल चौधरी उन्होंने जो कंपोज किया है ना, वो गाने, वो सिर्फ गा देना होता है। उनके नोट्स और उसमें ही, उनके मेलोडी में ही सब एक्सप्रेस्ड है। सो इट्स जस्ट रिडिकुलस के कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाने हमें और भी एक्स्ट्रा इमोशंस देने पड़ते हैं, उनके गानों में नहीं होता, कुछ नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज़ सेज एवरीथिंग। सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द, ही इज़ जस्ट जीनियस। जब अगर हम कंपोज़र की बात करें, सलिल चौधरी, ही इज़ जीनियस। सो आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस। उनके गाने, माय गुडनेस, वो गा के भी खुशी मिलती है एज अ म्यूजिशियन। यस, बहुत सीखने को मिलता है उनके, ऐसे लोगों के काम को अगर हम एक्चुअली ऑब्जर्व करें, तो सो मच यू लर्न फ्रॉम जस्ट वन मेलोडी। या तो कोई गाना अगर आपको सलिल दा का, चाहे वो बांग्ला का ही क्यों ना हो या हिंदी का हो या कोई भी? वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पोजिशंस सलिल चौधरी, उनका जो मुझे बंगाली वाला एक्चुअली ज़्यादा पसंद है, बट ना जिया लागे ना, उसका ना 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 मोनो लागे
জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না, না মনও লাগে না। এ নদী দুই কিনারে দুই তরণী, যতই নামায় নোঙর। अरे मैं वर्ड्स भूल गई। দারা 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 দারা, কাছে যেতে তাই পারিনি, তুমিও তুমিও পার থেকে তাই দারা না মনো লাগে ना। पूरा कॉम्पोजिशन सॉरी मैं वर्ड्स थोड़ा भूल गई। तो फिर हिंदी में ट्राई कीजिए इसको, हो सकता है हिंदी में थोड़ी लाइनें याद रहें। नहीं कंफ्यूज हो गई मैं भी हिंदी के पे ना जिया लागे ना, इतना ही आता है मुझे हिंदी का। जी सॉरी। कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तो ये तो सेल्दा की बात हुई। इसके अलावा अगर आपको रविंद्र संगीत से कुछ हमें गाकर सुनाना हो तो? ओहो अरे एक तो हम बंगालीज बहुत लकी है कि ऐसी पोइट्री हमें मिल गई, बट वो जो इंटरप्रेट अगर हम ट्रांसलेट करके बोले तो उसका वो वैल्यू ख़त्म हो जाता है। बट हाँ, बट सम ब्यूटीफुल रविंद्र संगीत्स दैट आर देयर। एक मुझे बहुत पसंद है, আমারও পরানো যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। कुछ अब हमको नजरुल गीती से भी अगर याद करें। अरे बाप रे, नजरुल गीती भी इतना याद नहीं है। एक मेरे पिताजी ने सिखाया था बचपन में, बट समहाउ भी नजरुल गीती इतना याद नहीं आ रहा। एक नहीं अभी ना, सॉरी सर, अभी नजरुल गीती याद नहीं आ रहा। मैं गलत नहीं गाना चाहती हूँ, श्यामा संगीत है बट गलत नहीं गाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब आप अपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स की याद कीजिए जिनमें बहुत कुछ एक चैलेंजिंग मोमेंट्स आए हों, जिनको आपने इस तरह से कोलैबोरेशन से सॉल्व किया हो और बहुत मज़ा आया हो। एक्चुअली स्ट्रेंज थिंग, एक फेज़ था जब मुझ में बहुत मेरे अंदर बहुत डर आ गया था। पहले वो स्टेज में था सिर्फ डर, लेकिन फिर वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया। बट मैं बहुत छोटी थी। मेरे सिस्टर एक एल्बम कर रहे थे और मुझे बोला था कुछ गाने के लिए, मैं गा ही नहीं पा रही थी। मतलब तब तो शायद मेरे पिताजी और मेरे माताजी को लगा कि गा नहीं सकती और ख़त्म, भूल गई गाना। सो दैट वाज वन ऑफ द स्कैरिएस्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ। उसके बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इट बिकेम लाइक माय, क्या बोलूँ, बोलते हैं ना हम टेम्पल मॉस्क जो भी बोलोगे आप, वो मेरे लिए वो घर बन गया। सो नाउ रिकॉर्डिंग स्टूडियो इज़ लाइक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस, एक्चुअली एक डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंस। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कोई आपको एक्नॉलेज करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम ऑडियंस के बिना तो हम आर्टिस्ट्स क्या है, कुछ नहीं है। एक मेरा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था जब अमित त्रिवेदी, उनका एक कॉम्पोजिशन था, उनके स्टूडियो में हम लोग, एक मूवी है फन्ने खान बोल के, उसमें एक गाना था। तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर राकेश ओम प्रकाश मेहरा वो भी थे प्रेजेंट, एंड दे ऑल, और इरशाद सर ही वाज आल्सो देयर, जिन्होंने लिखा। और वो गाना इतना इट वाज अ वंडरफुल कॉम्पोजिशन, और उसमें बहुत चेस्ट वॉइस से बहुत गाना पड़ रहा था, इट नीडेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। दे वर सो हैप्पी दैट दे स्टूड अप एंड दे क्लैप्ड जब मेरा रिकॉर्डिंग हो गया। वो वैसे मोमेंट्स मुझे बहुत इनकरेज करता है, मच मोर देन, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अवार्ड्स, बिकॉज वो इतना हार्ट फेल्ट फ्रॉम अदर वेरी क्रेडिबल आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स
के तरफ से जब एक्नॉलेजमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई हैव रिकॉर्डिंग में. और एक था मेरे पिताजी और मेरे सिस्टर के साथ. सो दैट इज़ अगेन वो डिफरेंट तरीके का, क्योंकि अपने सबसे करीबी लोगों के साथ अगर आप कुछ काम करते हो तो वो एक स्माइल ही बहुत, द स्माइल्स दैट माय फादर एंड माय सिस्टर एंड आई एक्सचेंज्ड व्हाइल सिंगिंग द सेम सॉन्ग, वो मेरे बट मैं छोटी थी तब, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जी, तो आपने 2 एक्सपीरियंस तो बताए, जिसमें एक तो अमित त्रिवेदी जी के स्टूडियो की बात थी और फिर दूसरा आपके फादर और सिस्टर के साथ. इसमें पहला वाला गाना जो था, अगर याद आए तो आप हमको गा के बताइए कि ये गाने का नाम है तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ. I'll start from this part of the song only. तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ. और भी बहुत है. मैं वो गाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने इतना ही गा दिया. हाँ, ठीक है. अच्छा, तो ये सब तो करते हुए आप घूमती टहलती, मतलब बहुत ट्रैवलिंग बहुत करती हैं, तो एक सिंगर की ज़िंदगी में ये जो ट्रैवल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे उसको शेप अप करते हैं और एनरिच करते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ और योर एक्सपीरियंसेस, मैं मानती हूँ. तो अगर हम एक इंसान के हिसाब से नहीं ग्रो करेंगे तो हमारा क्राफ्ट भी कभी ग्रो नहीं करेगा. सो आई थिंक ट्रैवलिंग और दुनिया में कितने तरीके के लोग हैं, कितना कुछ है, वो अगर जितना आप सीखोगे, जितना आप देखोगे, जितना आप हम समझेंगे, उतना ही हम अंदर ही अंदर एक ग्रो करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग. तो मेरे लिए ट्रैवलिंग मेक्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे माइंड को खोलने के लिए और भी बहुत कुछ सीखने के लिए सिर्फ सुर और उसके कॉम्बिनेशन सीख के ही नहीं होगा, बट उसके एक्सप्रेशंस के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना. और ऑल्सो जितना मैं ट्रैवल करती हूँ, कितने म्यूजिशियन से मिलती हूँ, उनसे इंस्पायर्ड होती हूँ, नॉट जस्ट एज अ सिंगर और एज अ म्यूजिशियन बट एज एन आर्टिस्ट ओवरऑल बहुत हेल्प करता है. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिलता है ट्रैवल करने की. हालांकि ये पैंडेमिक में ज़्यादा हेल्प नहीं किया, बट येस, एंड हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ सबको कि येस प्लीज़ डू ट्रैवल, क्योंकि इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, जो काम पे भी काम के टाइम पे भी काम आता है वो. बिल्कुल जी. तो जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के लिए ये सारे इन्फ्लुएंसेस उसको और ज़्यादा एनरिच करते हैं और वो अपनी सिंगिंग को या किसी भी आर्ट को ज़्यादा ठीक से समझ पाता है और एक्सप्रेस कर पाता है. इसी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि जब आप एक बेसुरे समाज में रहने लग जाएं, यानी कि आपके आसपास कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें हो रही हों जिनके बीच कोई कोरिलेशन आप ना बना पाएँ, वो भी तो एक सिंगर की एक्सप्रेशन पर, उसकी जो सोल है सिंगिंग का, उस पर असर डालता होगा. इसलिए तो मैं भाग जाती हूँ शहरों से. इसलिए आधा टाइम मैं पहाड़ों में हूँ या समुद्र के नीचे अंदर हूँ, नीचे नहीं जा सकती. हाँ, इसलिए तो भागती हूँ. मेरे गुरुजी एक बहुत सही बात बोलते थे, जिनमें सुर नहीं है वो असुर है. जी. हाँ, बट नहीं, अगर वो भी है कि कुछ लोगों को पर्सपेक्टिव है ना कि मेरे लिए जो सुर है शायद कोई दूसरे के लिए ना हो, बट नहीं, ज़रूरी है. क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि अगर आजू बाजू में बेसुरा बनते हो तो आप, मैं कैसे हैंडल करती हूँ, मैं ऐसे हैंडल करती हूँ. क्योंकि आई विल से अ स्ट्रॉन्ग थिंग, बट माई रिलीजन इज़ नेचर. और वो ही वहाँ पर जब मैं एक्चुअली नेचर के बीच में रहती हूँ तब मैं मुझे सब कुछ मिल जाता है. सो इसलिए हाँ, भाग जाती हूँ. तो नेचर से जुड़ा कोई गाना अगर आपको याद आता हो, या खुद आपका गाया किसी और का गाया हुआ, तो हम लोग नेचर को एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं यहाँ पे. अभी तो दिमाग में पता नहीं क्यों अचानक से मतलब नेचर का तो नहीं, बट वो जो आ रहा है दिमाग में वही बोलती हूँ मैं. ऐसा सवाना होता, दो इट्स रोमांटिक सॉन्ग. कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमरा
अच्छा, तो मोनाली के लिए ज़िंदगी में जब मुश्किलें होती हैं तो कौन सी चीज़ सहारे की तरह, एक फ़िलोसॉफ़िकल सपोर्ट, या कोई एक बात, या कोई सुनी हुई कहानी, या किसी का कहा हुआ कोई कोट अनकोट, कौन सी ऐसी बात है जो काफ़ी एक सपोर्ट की तरह खड़ा होता है? कोई बात नहीं, सिर्फ जानवर, मेरे डॉग्स, एनिमल्स, हॉर्सेस और घोड़े। तो मतलब लोग जानते भी है कि घोड़े जो है ना वो उनमें कुछ तो हीलिंग पावर होती है। मैं जब व्हेन आई कनेक्ट विद देम एंड आई राइड हॉर्सेस, उन पे भरोसा कर कर वो मुझे पे भरोसा करते हैं, तो वो एक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, और वो मुझे बहुत बहुत मेरे मन को वो शांति मिलती है वो करके। सो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद दीज एनिमल्स, वेदर वो पानी के नीचे हो डाइविंग में या जो भी, वो मुझे बहुत आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू क्योर योर ओन सेल्फ। और इंसान मुझे नहीं संभाल पाते, हमेशा जानवर लोग संभालते। या सो यही जवाब दे सकती हूँ, ये ऑनेस्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ख़ुद मोनाली अपने को कैसा इंसान पाती हैं जब बात इसकी होती है कि एक कंज्यूमर सिटीज़न की तरह कि आप बहुत से कपड़े इकट्ठा कर लें, ज्वेलरी इकट्ठा कर लें, अपने आसपास अबंडेंस मटेरियल्स, या अबंडेंस। हाँ, तो आप अपने को कैसा पाती हैं कि बहुत मतलब मैं कैसे, कि आप बहुत शॉपिंग फ्रीक हैं और कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेना चाहती हैं, घर में बहुत सारे वार्डरोब भरी हो, ज्वेलरी इधर हो और खाने पीने की चीज़, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट रहे? आपको सच्चाई बताती हूँ मैं, और मैं अभी अपने सबको जो भी मिलते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये गलतियाँ की हैं क्योंकि ये गलती है। अबंडेंस इज़ नॉट नीडेड। और मैं जब यंग थी, जब शुरुआत में करियर चालू किया, गाना हिट हो गया, हम पैसे कमा रहे हैं, हर जगह जाने का मौका मिल रहा है, दुनिया में घूमने के लिए भी मौका मिल रहा है, और ख़रीद भी रहे हैं बहुत कुछ क्योंकि पैसे आ रहे हाथ में। आई वेस्टेड सो मच मनी, एंड मोर देन एनीथिंग आई वेस्टेड सो मच ऑफ थिंग्स जो नहीं चाहिए था। और एक इंसान को एक्चुअली खुश रहने के लिए सब चाहिए ही नहीं इतना कुछ। और हमारा इंडस्ट्री भी ऐसा है, इतना इसमें देयर सो मच, यू नीड क्लोथ्स, यू नीड मेकअप, यू नीड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, शो ऑफ, सब कुछ है इसमें, है ना। तो बहक जाते लोग। हाँ, मैं भी गई थी, बट आई थिंक समहाउ, मैं बार बार नेचर बोलती हूँ ना, तो वो somehow I found my peace in it। अभी भी है, वो होता है जब मैं दुखी होती हूँ, इसको कहते व्हाट यू कॉल शॉपिंग थेरेपी, रिटेल थेरेपी। तो मैं वो करती हूँ जब मैं दुखी रहती हूँ, बट वो शहरों में ही होता है। जब मैं शहर से बाहर जाती हूँ ये सब गायब हो जाता है मेरा। बट अबंडेंस यस, बट अभी मैं काफ़ी, मतलब मेरी माँ खुश होती है अभी शॉक्ड हो जाती है, बट आई एम अ वेरी चेंज्ड पर्सन नाउ लाइक दैट। बट यही बोलूँगी कि नहीं चाहिए होता है एक्चुअली। रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं लाइफ में, और आई थिंक वो समझना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आई एम हैप्पी कि मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ और वही इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो या इट्स और फिर आप खाली बचे वक्त में सुनती क्या होंगी म्यूज़िक? अगर म्यूज़िक की बात करें तो किस तरह का म्यूज़िक आपके इसमें प्लेलिस्ट में? बहुत तरीके के हैं, मैं एक अगेन नाम नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक जब मेरा मन होता है, मैं गज़ल भी सुनती हूँ जब मन होता है, मैं रॉक सुनती हूँ जब मेरा मन होता है, R&B बहुत पसंद है मुझे, वो भी सुनती हूँ। हर तरीके के सुनती हूँ। आई इवन लिसन टू अ लॉट ऑफ हार्डकोर रैप बिकॉज आई लव रिदम एंड पोएट्री। मैं ब्लूज़ सुनती हूँ, मैं सब कुछ सुनती हूँ, ऐसा कुछ। फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो सब कुछ सुनती हूँ। तो फिर अब बीच में गज़ल का जिक्र आया था, तो आपको कोई गज़ल ऐसी याद आती है या कोई गज़ल सिंगर जो आपको बहुत अच्छा लगता है? अरे गुलाम अली जी वो तो है ही, जगजीत सिंह जी वो तो है ही, और आशा जी के बहुत ही खूबसूरत गज़ल्स हैं जो मुझे आई लव देम। हाँ, कुछ गाकर सुनाइए किसी की कोई गज़ल का कोई छोटा टुकड़ा। एक अभी मेरे दिमाग में एक्चुअली गज़ल बोल तो बहुत सारे आते हैं दिमाग में, बट आशा जी का एक है, उनका यूं सजा चांद के छलका
तेरे अंदाज का रंग, यूं फिजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग, यूं सजा चांद के छलका तेरे अंदाज का रंग। बहुत पसंद है मुझे ये गाना। क्या बात है। एक आपने वो भी सुना होगा जो आशा जी ने गुलाम अली के साथ एक एल्बम बनाया था, वो भी बहुत अच्छा है। गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया कहाँ गया। हाँ, बट मुझे वो याद नहीं गाने अच्छा, के लिए। हाँ, बट मुझे मेहदी हसन साहब, उनका भी कितने खूबसूरत गज़ल है बे, एक के बाद एक चालू हो जाएगा, बहुत सारे हैं। हाँ, अच्छा, कुछ फोक में क्या बताइए। फोक में आपको चाहे बांग्ला फोक हो या फिर और कोई रीजनल म्यूजिक कोई गाकर। तो एक बंगाली फोक है जो मुझे अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, बट बहुत पसंद है। আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, কুল নাই সীমা নাই, দারা দারা দারা, ऐसे जाता है। मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, निर्मल नंदू का गाया हुआ आप साथ गा रही हैं। बहुत बहुत पसंद है। बहुत मुझे पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि आप ऐसे भूल जाएंगी। इतने सारे गाने हैं ना कि अभी, और एक क्या हो गया ना, मैं इतने सारे लैंग्वेजेस के बीच में हूँ आजकल कि मैं दिमाग में नहीं रह रहा है अभी, मुझे लिरिक्स देखना पड़ेगा, ऐसा हो गया। फिर भी कुछ और दूसरा फोक ट्राई कीजिए। अभी हमने फोक का एपिसोड भी किया, देखो मुझे फिर भी याद नहीं आ रहा है फोक। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद आएगा तो मैं गा देती ठीक है। अच्छा, जिन जिन देशों में आप घूम रही हैं उनमें सबसे अच्छा देश आपको अभी तक आपको कौन सा लगा? इंडिया। हाँ, नहीं इंडिया तो है ही अपना प्यारा, इसके अलावा बताइए। अरे एक्चुअली हर एक देश में कुछ ना कुछ है, जहाँ पर भी गई हूँ मैं, जो कुछ ना कुछ तो क्या बोलूँ, इट्स गॉड्स लैंड, नेचर्स लैंड, सब कुछ चूज़ तो नहीं कर सकती हूँ। बट मुझे फ़िलहाल मैंने बहुत टाइम स्विट्ज़रलैंड में बिताया है, तो स्विट्ज़रलैंड नेचर्स पैराडाइज आई थिंक, वो बहुत पसंद है मुझे। और अदरवाइज़ ऐसे में कितने नाम लूँ, मुझे फ़िलीपींस पसंद है, बीचेस आर ब्यूटीफुल, पानी जहाँ है मैं वहाँ पसंद है मुझे। बहुत सारे ऐसे नाम नहीं ले सकते, बट यूरोप इन जनरल, आई लाइक यूरोप अ लॉट। तो अब हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। यहाँ आप हमको कुछ भी अपने गाए हुए गानों की एक मेडली जैसी थोड़े गाने, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक रिकॉल भी हो जाए, खुद आपके मुंह से यहाँ पर सुन सकें। ये मुझे आप पहले बता देते तो मैं थोड़ा सोच के आती कि कौन से गाने के बाद कौन सा गाना है। कोई बात नहीं, हम उसको रीसीक्वेंसिंग कर लेंगे, आप जिस ऑर्डर में याद आए आप गाइए। पहला हिंदी गाना, जो एक फ़नी चीज़ में बता देते हैं इसका, मेरा पहला हिंदी गाना एक्चुअली जो पॉपुलर हुआ वो है ज़रा ज़रा टच मी, और मैंने सीखा पटियाला घराना क्लासिकल फ्रॉम पंडित जगदीश प्रसाद जी। तो जब पहला गाना निकला तब मैं गुरुजी को जाके क्या बोलूँ, गुरुजी मेरा पहला गाना निकला, कौन सा निकला, ज़रा ज़रा टच मी। बोल भी नहीं सकती, तो बोला ही नहीं मैंने कि मेरा गाना ना, क्या बोलती मैं, और वो पॉपुलर भी हो गया। फिर आई थिंक उनको उनके बेटे ने बोला कुछ तो, बट मैं तो बोल ही नहीं पाई, क्योंकि क्या से बोलूँ मैं। फिर उनके बेटे ने जब बोला होगा तो उन्होंने क्या कहा? कुछ बात ही नहीं हुई उसके बारे में। गुरुजी के साथ तो कुछ बात ही नहीं हुई ज़रा ज़रा टच मी के बारे में। बट हाँ, एनीवे, सो दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग, सो मैं गाती हूँ। ओ बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, डम डम डम, बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, ओ ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ओ ज़रा ज़रा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, ओ ज़रा ज़रा ओ ओ। अभी उसके बाद मुझे ऐसे याद नहीं आएगा, बट आई थिंक वन ऑफ इस एल्बम का मेरा फेवरेट है। ख्वाब देखे झूठे मूठे, बत्तियाँ बनाए कैसे, सजना नाड़ी बेईमान, जब भी देखे तुझको नजर पे भी घायल हो जाए जिगर, वो मेरे है सांसों का, एंड इट गोज़ ऑन।
उसके बाद ऐसे तो याद नहीं है, बट जो याद आ रहा है वो मैं हाँ, गाती जो हूँ। याद आए। सवार लूँ हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूँ, सवार लूँ, सवार लूँ, है सवार लूँ। ये क्या सवार लो। एक गाना मुझे सचिन जिगर के कॉम्पोजिशन का बहुत पसंद है, वो एक्चुअली वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिस वाज फॉर मेरी प्यारी बिंदु। ये गाना आई लाइक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इसमें ना विस्पर करके गाया हुआ है, तो जस्ट स्पीकिंग द वर्ड्स उसमें आई लाइक द अप्रोच ऑफ दिस सॉन्ग। শোন কখনো কিছু বলছে মন, মেলে ডানা তুই কানে কানে জীবনের মানে, খুলে ডানা তুই खोल के बाहें खुद को हौले हौले दिल लगाना तू सिखा दे, खोल के सांसें खोल दे सांसें खुद को हौले हौले दिल लगाना तू सिखा दे। ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट गाना है, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक उन्होंने रिकॉर्ड भी ऐसे स्केल में किया था जो मेरा स्केल नहीं था, सो दिस वाज लाइक अ रेंज जो मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो मुझे एक्चुअली लाइव गाते हुए भी उसको डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ना मैं फुल थ्रोटेड दे सकती हूँ, उसे विस्पर करना होता है, लेकिन लोगों को सुनना भी ज़रूरी है। एनीवे सो या उसके बाद कौन सा गाना आप ही बोले, मुझे याद नहीं आ रहा है। मोमो के वैसे धागे। ये जो विस्पर वाली बात जो आप कह रही हैं, ये तो अभी इन रिकॉर्डिंग मतलब इस टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में ये तो पॉसिबल भी हो पा रहा है, वरना अगर आज से 30 साल पहले किसी ने अगर ट्राई भी किया होता तो ये बहुत डिफिकल्ट हो ही नहीं पाता, जैसे कहते हैं। बट इट्स एक्चुअली लाइक वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट्स इंटरनेशनली, बहुत यंग, बिली आइलिश। इट इज़ ये आसान नहीं है सांसों के साथ सिर्फ विस्पर करके गाना, तो वो एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट, जिनका मैंने भी नाम लिया। But I love it and I think technology has helped us so much. अभी हमारे माइक्रोफोन्स और सॉफ्टवेयर सब कुछ अलाउ करता है कि हम वो फ्रीक्वेंसीज कैच कर पाए, but it is so exciting to play with your breath like this. Exactly. तो ये गाना मैं बहुत खुश थी कि मुझे ये मिला गाना। हाँ। तो ठीक है, चूँकि अब मोह मोह तो गा चुकी हैं शुरू में, इसलिए अभी अब और बताइए। बाकी सब डांस नंबर्स है बहुत सारे। गुंडे का गाना, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजे घंटे यारे, ओ सोना ओ सोना ओ सोना ओ सोना दिल की सुन कमेंट्री यारे, प्यार की गारंटी यारे, ओ सोना ओ सोना ओ सोना, ए तारा तारी करना अब नहीं सुधरना, फूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मत होना कोई वारंटी यारे, ओ सोना तो गया, ऐसे तो याद नहीं। कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो ये भी है कि जो नए सिंगर्स आते हैं, जैसे कभी आप भी नई आई थी, लेबल्स को लेकर उनके प्रति एक ज़्यादा लिबरल रवैया रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना टैलेंट दिखा पाएँ। इस बारे में आप पहले भी कहती भी रही हैं। तो क्या वहाँ पर कमी रह जाती है? हालांकि अभी तो सीन ही बदल गया, अब तो कोई म्यूज़िक राइट्स भी नहीं शायद बिकते अगर देखा जाए फिल्मों के, क्योंकि ख़ासतौर पर पोस्ट पैंडमिक तो बिल्कुल ही सीन बदल गया अगर देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इट्स सैड कि पैंडमिक को आना पड़ा ये सीन बदलने के लिए, बट मैं हमेशा, मैंने बोला ना, जब मैं पहली बार आई थी ना, तब आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। फिर वो कम्प्लीटली चेंज हो गया कि जैसे मैं समझी, आई ग्रू एज अ पर्सन, आई एजुकेटेड माई सेल्फ, मैं म्यूजिशियन बनना चाहती थी। और फिर मैं आई वॉन्टेड टू जस्ट बी एबल टू राइट एंड क्रिएट माई ओन म्यूज़िक एंड कोलैबोरेट विद अदर आर्टिस्ट्स। बट इट्स फैंटास्टिक कि हमारा फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना बड़ा है, बट अगर कोई देश के
म्यूज़िक को आगे एक्चुअली बढ़ना है तो देन इट शुड बी द इंडिपेंडेंट, द मेन म्यूज़िक इंडस्ट्री शुड बी द इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री, ताकि सिर्फ एक मूवी के सिचुएशन के ऊपर बेस करके गाना ना बनाया जाए, बट जो एक आर्टिस्ट के मन की बात है वो कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंस। और वो हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं, लेबल्स विल नॉट एक्चुअली सपोर्ट। नाउ आई एम सो हैप्पी फाइनली वो वापस आया दौर, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज कभी ग्रो ही नहीं करेगा द वे इंटरनेशनल म्यूज़िक इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी दीज डेज आर्टिस्ट्स बाय देमसेल्व्स आर लेबल्स, जो इंटरनेशनल हम जो एक्चुअली रॉक स्टार्स पॉप स्टार्स बोलते हैं वो लोग एक्चुअली खुद में ही लेबल है। तो वो अभी वो दौर आ रहा है एंड ऐसा होना चाहिए। एंड आई थिंक इवन लेबल्स, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूज़िक लेबल्स के, वो भी समहाउ दे सपोर्ट द आर्टिस्ट्स टू ग्रो, एंड ये एक साथ में करे, कॉर्पोरेट्स एंड आर्टिस्ट्स के एक साथ कोलैबोरेट करके करे, तभी जाके एक इंडस्ट्री विल बिकम दैट बिग। सो आई थिंक इट्स टाइम एंड इट इज़ हैपनिंग। जी, सोशल मीडिया ने हेल्प किया बहुत उसके लिए। हेल्प किया, बिल्कुल सही कहती हैं। Yeah. आखिर में आपसे पूछते हैं कि चूँकि लता जी अभी रहती हैं मुंबई में ही जहाँ आप रहती हैं, शायद कुछ किलोमीटर की दूरी होगी, आशा जी भी यहीं पर हैं, पुराने सिंगर्स में सुमन कल्याणपुर भी ज़िंदा हैं, सुधा मल्होत्रा भी ज़िंदा हैं, ये सब कहा जाए कि आपकी प्रेडिसेसर्स रही हैं। बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोजर्स भी अभी हाल तक खयाम जैसे अभी थे। कभी आपका दिल किया या कभी आप गई मिलने या कभी मिलने की तमन्ना या कोई कोशिश हुई? तमन्ना तो बचपन से था, मैंने एक्चुअली पेंटिंग्स भी किए थे उनके, आशा जी से मौका मिला मिलने के लिए, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि लता जी के सामने जाऊँ। मैं इंटिमिडेटेड हूँ, बट ये लोग मेरे लिए भगवान हैं और मैंने इतना कुछ सीखा है कि कभी स्ट्रेंजली कभी फेट भी नहीं हुआ कि मिलना हो जाए, बट आई थिंक दे ऑल लिव इन माई हार्ट, दे विल ऑलवेज। या उनकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट आप तक कहीं किसी तरह से पहुंचा हो? मैंने सुना तो था, बट मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि अगर वो गलत हुए तो फिर तो कॉमेडी हो जाएगा, बट मैंने सुना था कि कॉम्प्लीमेंट दिया है और मैं बहुत बहुत खुश हो गई थी। किसने? आशा, लता जी ने? हाँ, मैंने वो सुना था, बट मैं कंफर्म कैसे करूँ क्योंकि मैंने तो खुद से नहीं सुना ना, तो मैं वो बोल नहीं सकती। और आशा जी से मुलाकात कैसी रही? हम लोग एक अवार्ड फंक्शन में थे, तब वहाँ मैं एक मूवी किया था मैंने, लक्ष्मी, उसके लिए कुछ अवार्ड मिला था मुझे, तो उधर थे और उन्होंने इतना आशीर्वाद किया। फिर एक रियलिटी शो में फिर से मिले थे, वैसे बहुत उन्होंने आशीर्वाद किया। या दैट्स हाउ, वो ही 2 ही बार मैं मिली उनसे। और उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पे मैंने उनके गाने गाए थे, बहुत हिम्मत करके, डर डर के। हाँ, वैसे तो हम लोग करीब करीब बातचीत पूरी कर चुके हैं। मोनाली जी, कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा हो अब तक और आप जवाब देना चाहती हो तो अभी आप दे सकती हैं। डेफिनेटली। मैं जब शुरुआत में आई थी तो मेरी सोच अलग थी, और अभी जब मैं अपने आप को, इवन व्हेन आई सी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सभी वी वांट टू बी सक्सेसफुल, पर आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि स्पेशली आई थिंक बहुत सारे लोग समझ भी पाए होंगे पैंडमिक के बाद कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप, योर माइंड एंड योर हार्ट इज़ इन पीस, और आप खुद खुश रहो। सो वो हम लोग आर्टिस्ट है तो हमारे लिए और भी आसान होता है कि हम एक्सप्रेस कर दें, हमारे पास म्यूज़िक है, हमारे पास स्टोरीज़ है, ये है वो है। बट आई थिंक द न्यू कमर्स स्पेशली, वो शोर शराबा में खो ना जाए, अपने क्राफ्ट को उस पे अटके रहे, तो आई थिंक दैट ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से एज अ पर्सन, कि मेरे फेलो आर्टिस्ट्स जो आएंगे, जो आ चुके हैं, कि जस्ट दे शुड कीप देयर हार्ट एंड माइंड हैप्पी एंड इन पीस। तो बहुत हेल्प होता है वो उससे खुद के क्राफ्ट में। बहुत शुक्रिया मोनाली जी, आपने ये बात आखिर में कहकर बहुत सारे ऐसे अपने देखने वालों को, आपके फैंस को आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। ये थी
एक्टर, डांसर और सिंगर मोनाली ठाकुर प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर। मैडम एक बात तो है, पूरी दुनिया घूम चुके हो, इतना नाम कमा चुके हो इतनी छोटी सी उम्र में, पर पैसे बचाना भी तो जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए। इतना ट्रैवल करते हुए टाइम कहाँ मिलता होगा ना आपको सेविंग्स के लिए। अरे मेरा सेविंग्स वर्ल्ड तो यही है, बॉब वर्ल्ड। जॉइन अ वर्ल्ड जो रहे आपकी दुनिया में, बॉब वर्ल्ड, जो दे अनलिमिटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स। डाउनलोड नाउ और लॉग ऑन टू bobworld.com। अब सेविंग्स करना भी इतना आसान। योर वर्ल्ड इज माई वर्ल्ड नाउ। बॉब वर्ल्ड, वी लिव इन योर वर्ल्ड।